हे गाइस, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट सोर्स कोड लिखा था। हमने जाना था कि एंट्री पॉइंट क्या होता है, आउटपुट स्ट्रीम के बारे में एक बेसिक सा ओवरव्यू जाना, हमने कमेंट्स के बारे में जाना और हमने हमारा सोर्स कोड को कंपाइल करके एग्जीक्यूट भी किया था, राइट। इस वीडियो में हम कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे, आप कभी भी एक सोर्स फाइल पे काम नहीं करोगे, राइट। आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स होंगी जिसमें आपका C++ का कोड होगा। तो ये फाइल्स आपस में कंपाइल होके कैसे आपस में लिंक होके एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप कंपाइलेशन प्रोसेस को डिटेल में समझोगे। अब तक जब भी हमने कंपाइलेशन के बारे में बात करी है, हमने मेनली यही बात करी है कि जो कंपाइलर होता है वो बेसिकली हमारे हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन कोड पे कन्वर्ट करता है और मशीन कोड को आपका प्रोसेसर समझता है, राइट। ये एक्चुअली बेसिक सा ओवरव्यू है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें, जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो ओवरऑल वो बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस में होती है। तो अगर मैं आपको कंपाइलेशन प्रोसेस का एक बेसिक सा ओवरव्यू दूं, जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो बेसिकली 3 स्टेजेस पे होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है प्री प्रोसेसिंग। ये आपको याद रखना है। आपने अपने सोर्स कोड में जितने भी प्री प्रोसेसर्स डिफाइन किए होते हैं, फर्स्ट स्टेज में सारे के सारे प्री प्रोसेसर्स इवेल्युएट होते हैं। हमने अपने पिछले सैम्पल कोड में एक प्री प्रोसेसर यूज़ किया था, याद कीजिए, #include। C++ में और भी बहुत सारे टाइप के प्री प्रोसेसर्स हैं। हम सारे के सारे प्री प्रोसेसर्स का एक शॉर्ट एग्जांपल देखेंगे इस वीडियो में, ओके। प्री प्रोसेसिंग स्टेज के बाद जो आपका इवेल्युएटेड प्री प्रोसेस्ड सोर्स कोड होता है, सेकेंड स्टेज में वही प्री प्रोसेस्ड सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने एक नया टर्म यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट कोड। सो ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली मशीन कोड ही होता है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है। थर्ड स्टेज में, यानी कि जो लिंकिंग स्टेज होती है, उसमें वही मिसिंग इन्फॉर्मेशन को लिंकर फुलफिल करता है और फाइनली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। इस प्रोसेस को एग्जाम्पल के साथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक फटाफट से एक सैम्पल कोड लिख लेता हूँ। मैंने एक सैम्पल फाइल बनाई है। तो अगर हम इसे कंपाइल करते हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कमांड बताई थी कंपाइलेशन की, राइट, बिकॉज हम GCC का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। सो गाइस, आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे एक नई फाइल जनरेट हुई है ए नेम से और इस फाइल का एक्सटेंशन आउट है। अगर आप विंडोज़ में हैं तो इस फाइल का एक्सटेंशन exe होगा, राइट, बिकॉज बेसिकली ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। सो हम नोटिस कर सकते हैं जब भी हम कंपाइल करते हैं, हमारी जो फाइल जिस नेम से जनरेट होती है वो ए होता है, राइट। सो इन केस अगर हमें एक कस्टमाइज नेम चाहिए है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो कंपाइल करते वक्त आप एक फ्लैग दे सकते हो -o, और जिस भी नेम से आपको अपनी एग्जीक्यूटेबल जनरेट करनी है, आप वो भी नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ओके। अगर आप विंडोज़ में है तो ऑब्वियसली इट विल बी tut1.exe। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक नई फाइल जनरेट हुई है tut1.out। अगर मैं इसको रन करूँ तो हम देख सकते हैं हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपाइलेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज प्री प्रोसेसिंग, यानी कि अपने सोर्स कोड में जितने भी प्री प्रोसेसर्स डिफाइन किए हैं, सबसे पहले वही इवेल्युएट होते हैं। हमने अपने सोर्स कोड में एक प्री प्रोसेसर यूज़ किया है दैट इज #include iostream। तो एक बार हम देख लेते हैं एग्जैक्टली प्री प्रोसेसिंग में होता क्या है। हम अपने कंपाइलर में एक फ्लैग सेट कर सकते हैं, ओके, जो हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस को प्री प्रोसेसिंग स्टेज में ही रोक सकता है। कैसे, देखते हैं। तो गाइस, हम ये कमांड यूज़ करते हैं अपने सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक फ्लैग सेट कर लूँ E, और जो टारगेट फाइल है जिस पर मैं अपने प्री प्रोसेसिंग कंटेंट को स्टोर करना चाहता हूँ, वो फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए .pre। आई मीन यहाँ पे कोई सा भी एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हो। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट एन इंटरमीडिएट रिजल्ट, राइट। बट यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटेबल रिजल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि वो कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल तो होगी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ और इस फाइल को मैं ओपन करूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें बहुत सारा कंटेंट एक्चुअली जनरेट हुआ है। एक बार अगर मैं इस फाइल के लास्ट में जाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मेन फंक्शन एक्चुअली यहाँ पे है, ओके, और इससे पहले बहुत सारा कंटेंट एक्चुअली जनरेट हुआ है। अब ये कंटेंट एग्जैक्टली क्या है, तो अगर हम अपनी मेन फाइल पे जाएं,
यहाँ पे हमने इंक्लूड यूज़ किया है, राइट, और यहाँ पे आईओस्ट्रीम हेडर को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी कंटेंट आईओस्ट्रीम हेडर के अंदर है, ये सारा का सारा कंटेंट एक्चुअली आपकी जो मेन फाइल है उसमें पेस्ट हो गया है। यही होता है प्री प्रोसेसिंग स्टेज में, ओके। डिपेंडिंग आप कौन कौन से प्री प्रोसेसर्स यूज़ कर रहे हो। अभी हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर का एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसको कंफर्म करने के लिए एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। मैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस एक नई फाइल जनरेट कर लेता हूँ, test.cpp। इस फाइल के अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, टेस्ट फंक्शन, और मैं कुछ भी 1 2 3 4 रिटर्न कर देता हूँ। तो अब अपनी मेन फाइल में मैं इस फाइल को एक बार इंक्लूड कर लेता हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा मैंने इंक्लूड करते वक्त यहाँ पे कोड्स का यूज़ किया है। तो गाइस, जब भी आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आप कोई भी फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको कोड्स का ही यूज़ करना है। जब आप कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी जैसे हम आईओस्ट्रीम को यूज़ कर रहे हैं तब उस केस में आपको एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। तो एक बार इस फाइल को प्री प्रोसेस करके देख लेते हैं। तो मैंने एक कमांड दोबारा एग्जीक्यूट की है, ये फाइल एक्चुअली अपडेट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो मेन फाइल है बेसिकली उसमें आपने जो भी यहाँ पे डिफाइन किया था वो बेसिकली हमारी मेन फाइल में इंक्लूड हो चुका है। यही काम है बेसिकली इंक्लूड प्री प्रोसेसर का, ओके। और प्री प्रोसेसिंग स्टेज में आपके जितने भी प्री प्रोसेसर्स आपने डिफाइन किए हैं वो इवैल्यूएट होते हैं। तो गाइस, अगर आप नोटिस करोगे हमने इस फाइल में एक्चुअली कमेंट्स पे डिफाइन किए हैं, राइट। और अगर हम इस फाइल पे जाएं, इस फाइल में भी हमने कमेंट्स डिफाइन किए हैं। बट अगर हम अपनी प्री प्रोसेस फाइल में जाएं तो यहाँ पे एक्चुअली कोई कमेंट नहीं है। तो प्री प्रोसेसिंग स्टेज में जितने भी अब अपने सोर्स फाइल्स में कमेंट्स डिफाइन करते हो, सारे के सारे कमेंट्स रिमूव कर दिए जाते हैं। तो गाइस, अभी मैंने आपको जो प्री प्रोसेसर का एग्जांपल दिखाया वो एक फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर है, ओके। अब मैं आपको एक दूसरे प्री प्रोसेसर का एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जैसे हम मैक्रो बोलते हैं। तो मैक्रो के केस में क्या होता है, कोई सा भी एलिमेंट जो आपके सोर्स कोड में होता है आप बेसिकली उसको एक नेम दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेन को बेसिकली ये नेम दे दिया है ABCD, ओके। और जहाँ पे मेरे सोर्स कोड में एक्चुअल में मेन है, मैं बेसिकली उसको इस नेम से रिप्लेस कर सकता हूँ, ओके। तो चलिए एक बार इसको दोबारा प्री प्रोसेस करते हैं। तो अगर मैं अपनी प्री प्रोसेस फाइल्स में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे जो भी हमने प्री प्रोसेसर डिफाइन किया था, यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा कोई प्री प्रोसेसर नहीं है। और जो भी हमने मेन फंक्शन के लिए जो नेम दिया था और जहाँ पे हमने वो नेम यूज़ किया था बेसिकली उसको एक्चुअली रिप्लेस कर दिया है जिस चीज़ के लिए वो नेम यूज़ किया था, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट को एक नेम दिया है सैम्पल, ओके। तो यहाँ पे रादर देन इंट मैं एक्चुअली सैम्पल जो मैंने यहाँ पे नेम दिया है इसको वो यूज़ कर लेता हूँ। एक बार इसको दोबारा प्री प्रोसेस कर लेते हैं। प्री प्रोसेस करने के बाद अगर आप देखें फाइल को तो यहाँ पे जो भी हमने एक्चुअली नेम दिया है वो नेम यहाँ पे यूज़ हो गया। एक प्री प्रोसेसर का एग्जांपल और देख लेते हैं। एक कंडीशनर प्री प्रोसेसर भी होता है। उस केस में क्या होता है, जब भी आप अपना कोई भी कोड का सेक्शन किसी कंडीशनर प्री प्रोसेसर के अंदर डिफाइन करते हैं, अगर आपके प्री प्रोसेसर की कंडीशन ट्रू होती है तभी वो सेक्शन एक्चुअली आपके कोड में इंक्लूड होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सैम्पल वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपको वेरिएबल नहीं पता डोंट वरी, यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, बाद में आपको वेरिएबल का मतलब समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं एक प्री प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ। बेसिकली एक कंडीशनर प्री प्रोसेसर है जो कि एक एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करता है और आप इस ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट डिफाइन करोगे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ओके, तो उस केस में ये जो आपका सेक्शन ऑफ कोड है जो आप इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन करोगे बेसिकली वो कंपाइलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। मैंने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ऑलरेडी फॉल्स किया हुआ है, ओके। अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो इसके अंदर जो भी हम सेक्शन डिफाइन करेंगे ये एक्चुअली हमारे कंपाइलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। तो पहले इसको फॉल्स करके एक बार हम प्री प्रोसेस करके टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसे प्री प्रोसेस की कमांड रन करी है, ये फाइल अपडेट हो गई है और अगर हम यहाँ जाएँ तो हमारे मेन फंक्शन के अंदर कुछ नहीं है, ओके। एक बार इस एक्सप्रेशन को ट्रू कर देते हैं और अगर मैं दोबारा प्री प्रोसेस करूँ फाइल के अंदर अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये वेरिएबल यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ये है मैजिक इस कंडीशनर प्री प्रोसेसर का। सो बाय नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको फर्स्ट स्टेज यानी कि जो प्री प्रोसेसिंग स्टेज है वो समझ में आ गई हो। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज। सेकेंड स्टेज यानी कि जिसमें जो हमारा सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, ओके। एंड द थर्ड स्टेज जहाँ पे हमारी सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स लिंक होती हैं और एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती हैं। ऑब्जेक्ट फाइल्स को हम एक्चुअली ट्रांसलेशन यूनिट्स भी बोलते हैं। तो हम आगे अभी समझेंगे कि ट्रांसलेशन यूनिट्स क्या होती हैं
और हम समझेंगे कि हमारा लिंकर कैसे इन ट्रांसलेशन यूनिट्स को कंबाइन करके एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। सेकेंड स्टेज यानी कि जब हमारा हाई लेवल सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड पे कन्वर्ट होता है, और थर्ड स्टेज यानी कि जो लिंकिंग स्टेज होती है, उसे समझने से पहले हमें एक बेसिक सा ओवरव्यू डिक्लेरेशंस एंड डेफिनेशंस के बारे में समझना होगा, और एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमें हेडर फाइल्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो अगर आपको डेफिनेशंस, डिक्लेरेशंस एंड हेडर फाइल्स के बारे में ऑलरेडी पता है, यू कैन स्किप दैट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेज, ओके। बट इफ़ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर, आई वुड हाईली रिकमेंड पूरा का पूरा प्रोसेस देखो, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट आने वाले वीडियोस जो हैं वो आपको थोड़ा ईजिली समझ में आना शुरू हो जाएंगे, ओके। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द कोड एंड लेट्स सी द एग्जांपल। सो मैं एक फ्रेश एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने एक फाइल बनाई है और यहाँ पे मैंने एक एंट्री पॉइंट डिफाइन किया है। मैं IOStream लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहा हूँ। सो आपको कंपाइलेशन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया डेफिनेशन और डिक्लेरेशन के बारे में भी देना चाहता हूँ, और ये समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली वो क्यों ज़रूरी होता है C++ में, और एग्जैक्टली डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ओके। तो मान लो मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाता हूँ। मैंने इस फंक्शन का नाम दिया है टेस्ट फंक्शन, ओके, और इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। सो गाइज, इन केस अगर आप नए हो, आपको पता नहीं है कि वॉइड रिटर्न टाइप क्या होता है, बेसिकली उसमें हम कुछ रिटर्न करते ही नहीं है। जैसे यहाँ पे रिटर्न टाइप अगर इंटीजर था तो हमें एक इंटीजर वैल्यू लास्ट में फंक्शन के रिटर्न करनी होती थी, रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके। वॉइड के केस में आपको कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करा लेता हूँ। सो टेस्ट फंक्शन के अंदर बेसिकली मैंने एक नॉर्मल सा टेस्ट फंक्शन प्रिंट कराया है कंसोल पे, और एक काम करते हैं हम मेन फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल करके देख सकते हैं, ओके। अगर आपको फंक्शन कॉल करना क्या होता है नहीं पता है, डोंट वरी, जब फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे ये समझ में आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी ये फंक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ है, मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। एक बार इसको कंपाइल करके टेस्ट करें। सो गाइस, आप देख सकते हैं कंपाइलर एरर आ रहा है। व्हाई इज दिस? आप देख सकते हैं बेसिकली यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे इसको टेस्ट फंक्शन क्या है एग्जैक्टली ये पता ही नहीं चल रहा है। अगर मैं इस फंक्शन को बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर करूँ, ओके, सो अगर मैं अपने सोर्स कोड को दोबारा कंपाइल करता हूँ, वी कैन सी हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ है, एक फाइल जनरेट हुई है। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हेलो वर्ड टेस्ट फंक्शन, ओके, यहाँ पे हमने हेलो वर्ड प्रिंट किया है, उसका फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन के ब्लॉक में हमने डिफाइन किया है वो एग्जीक्यूट हुआ है। नाउ व्हाई इज दिस? सो गाइस, मैंने आपको बताया था जो कंपाइलेशन होता है बेसिकली उसमें टोकनाइजेशन, लेक्सिकल एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेट होता है, राइट। सो जब भी आपका कंपाइलर वर्क करेगा वो ऊपर से नीचे को प्रोसीड करेगा, राइट, और जब भी इस फंक्शन पे पहुंचेगा, राइट, अगर ये फंक्शन आपने पहले कहीं पे डिफाइन नहीं किया है या डिक्लेयर नहीं किया है, सो बेसिकली कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे नहीं होता, जैसे हमारे फर्स्ट केस में ये यहाँ पे था, ओके, तो यहाँ पे आपके कंपाइलर को नहीं पता कि ये एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है, राइट। तो आपको या तो ये फंक्शन पहले डिफाइन करना पड़ेगा जैसा हमने अभी किया था ऊपर, राइट, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है, आप बेसिकली इसको डिक्लेयर कर सकते हो। इसको हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ओके। एक बार इसे कंपाइल करके अगर हम चेक करें तो हम देख सकते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल भी हो रहा है और एग्जीक्यूट भी हो रहा है। सो इन शॉर्ट, यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ, ओके। इन केस ऑफ डेफिनेशन, फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या क्या कोड आपको एग्जीक्यूट करना है वो मेंशन करते हो। इन केस ऑफ डिक्लेरेशन, आप बेसिकली कंपाइलर को एक हिंट देते हो कि आपका फंक्शन एग्जैक्टली कैसा है, ओके, उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसका नेम क्या है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या है। अगेन, अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता अभी, डोंट वरी, फंक्शन के वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ओके। सो गाइस, ये जो हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन मेंशन करते हैं बेसिकली ये सिर्फ फंक्शन के केस में नहीं होता, ये वेरिएबल्स और क्लासेस के केस में भी होता है, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएबल का। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ओके, और इस फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ओके। अगेन यहाँ पे कंपाइलेशन का एरर आएगा, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइलेशन का एरर आ रहा है बिकॉज हमने डिक्लेरेशन बाद में किया है और उसको यूज़ पहले कर लिया है, ओके। कंपाइलर को नहीं पता कि ए क्या है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको इसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, ओके। अब इसको एक बार दोबारा कंपाइल करके देख सकते हैं। सो वी कैन सी
हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और हम इसको रन करके भी देख सकते हैं। यस, हमारा कोड सक्सेसफुली रन भी हो रहा है। ओके, और जो ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है, अगेन ये सिर्फ वेरिएबल और फंक्शन के केस में नहीं, ये क्लासेस के केस में भी होता है। जब क्लासेस का वीडियो आएगा वहाँ पे हम इसको डिटेल में समझेंगे। ओके, सो अब क्वेश्चन ये उठता है, कंपाइलेशन के वीडियो में मैं आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के बारे में क्यों समझा रहा हूँ? ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई विल टेल यू व्हाई। तो गाइस, अगर आप नोटिस करोगे, जैसे जैसे हमारा सोर्स कोड बड़ा होगा वैसे वैसे आपके डिक्लेरेशंस और डेफिनेशंस बढ़ती रहेंगी, राइट? सो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए C++ में एक कन्वेंशन फॉलो होता है हेडर फाइल्स का, यानी कि एक ऐसी फाइल जिसमें आपके सारे के सारे डिक्लेरेशंस मेंशन होते हैं, और जो आपकी CPP फाइल्स होती है नॉर्मली उनमें सारे के सारे डेफिनेशंस मेंशन होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक हेडर फाइल जनरेट कर लेता हूँ। हेडर फाइल्स का यूजुअली एक्सटेंशन होता है H। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ सैम्पल डिक्लेरेशंस कर लेते हैं, कोई फंक्शंस डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। तो अब इनको डिफाइन करने के लिए हम CPP फाइल बनाएंगे, और यहाँ पे हमें पहले ये फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों फंक्शंस को डिफाइन कर दिया है। टेस्ट हेडर फाइल में हमने इनको डिक्लेयर किया है। तो अपनी मेन फाइल पे मैं इन फंक्शंस को कॉल करना चाहता हूँ। ओके, तो पहले हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था इसको हम क्लियर आउट कर लेते हैं। ओके, इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए मुझे ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, एंड अब मैं इन फंक्शंस को कॉल कर लेता हूँ। तो चलिए एक बार इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो हमें कंपाइलेशन के वक्त एक एरर आ रहा है। बेसिकली हमें थर्ड स्टेज में आ रहा है, दैट इज द लिंकिंग स्टेज। ओके, यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हैं, सो बेसिकली इन्हें अनडिफाइंड सिंबल्स हमें जो लिंकर है वो बेसिकली बता रहा है। तो मतलब जो हमें एरर आ रहा है वो बेसिकली थर्ड स्टेज यानी कि लिंकिंग स्टेज में आ रहा है। तो हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में और सेकेंड स्टेज में एग्जैक्टली हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस में हो क्या रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसिंग स्टेज यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है वहां पे देखते हैं। तो मैंने ये कमांड रन करी और एक नई फाइल जनरेट हुई है, और इस फाइल में अगर हम लास्ट में जाएं, लेट्स गो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, बेसिकली जितने भी डिक्लेरेशंस जो हमने हेडर फाइल में मेंशन किए थे सारे के सारे डिक्लेरेशंस यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, डेफिनेशंस नहीं हुई हैं। ओके, सो जैसा कि हमने नोटिस किया था कि जो हमारा एरर था वो बेसिकली थर्ड स्टेज पे था। ओके, तो जैसे हमने अपने कंपाइलर की हेल्प से फर्स्ट स्टेज पे ही स्टॉप कर लिया था, हम बेसिकली सेकंड स्टेज में भी स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल को बेसिकली ओनली कंपाइल करूँगा। आई मीन वी डोंट हैव टू लिंक इट। हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनानी, हमें सिर्फ इसे ऑब्जेक्ट कोड पे कन्वर्ट करना है। कैसे? तो जैसे हमने प्री प्रोसेसिंग स्टेज में कंपाइलर की हेल्प से स्टॉप किया था, वैसे ही कि हम सेकंड स्टेज में यानी कि जब हमारा सोर्स कोड ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होता है, हम वहाँ पे भी स्टॉप करके देख सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। ओके, तो हमने कंपाइल कैसे किया था? हमने कंपाइलेशन के लिए कमांड रन करी थी, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं एक फ्लैग यूज़ करूँ -c, ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली एक नई फाइल जनरेट हुई है .o। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट फाइल है। अगर आप इसे ओपन करोगे, आप इसे ओपन एक्चुअली नहीं कर सकते बिकॉज एक्चुअली इसमें आपका मशीन कोड है। ओके, तो आप इसे एक्चुअली देख नहीं सकते। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, हमारी सेकंड स्टेज में बेसिकली हमें कोई एरर आया ही नहीं, बिकॉज जो एरर था वो एक्चुअली थर्ड स्टेज में था। नाउ हमें एग्जीक्यूटेबल जनरेट करने के लिए बेसिकली इस ऑब्जेक्ट फाइल को, ये जो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हुई है, बेसिकली इसको लिंक करना है। किसके साथ? एक्चुअली इस फाइल के ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, बिकॉज जो ये फंक्शन के डिक्लेरेशंस हैं, इनके डेफिनेशंस यहाँ पे हैं। ओके, और लिंकर को क्या चाहिए? जो हमने यहाँ पे जो ये डिक्लेरेशंस यूज़ किए हैं, लिंकर के केस में एरर ही तो यही आ रहा है ना। बेसिकली उसको इनकी डेफिनेशंस नहीं मिल रही हैं, और डेफिनेशन इस फाइल में, तो हमें ये फाइल को भी पहले ऑब्जेक्ट कोड पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। कैसे? एक बार देखते हैं। तो मैंने सेम कमांड रन करी है इस फाइल के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं इसकी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करूँगा
तो यहाँ पे एक नई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हुई है test.o की। ओके, अब हम एग्जीक्यूटेबल बनाने की कोशिश करते हैं थर्ड स्टेज में, यानी कि लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो हम इन फाइल्स को लिंक कैसे कर सकते हैं? आपको यूज़ करना है अपना कंपाइलर और आपको जो फ्लैग देना है दैट इज़ -o। कौन सी फाइल आपको जनरेट करनी है? जो फाइनल फाइल है दैट इज, मैं इसको अभी फाइनल नेम दे दिया है, आउट इज द एक्सटेंशन, विंडोज़ में है तो इट विल बी exe। कौन कौन सी फाइल्स आपको लिंक करनी है? मुझे करनी है test.o एंड tut1.o। ओके, बेसिकली जो इस फाइल की ऑब्जेक्ट फाइल है और इस फाइल की ऑब्जेक्ट फाइल है। ओके, और अगर मैं इस कमांड को रन करूं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक नई फाइल जनरेट हुई है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, इट वर्क्स। सो गाइज, यही लिंकिंग स्टेज में होता है। जितने भी आपके कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट फाइल्स होते हैं उनके बीच में जो भी डिक्लेरेशन डेफिनेशंस आप अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल में डिफाइन करते हो, उन सारी की सारी मैपिंग लिंकिंग स्टेज में होती है, जो कि लिंकर करता है। तो गाइस, आपकी प्रोजेक्ट में जितनी भी CPP फाइल्स होती हैं, बेसिकली ये जो सारी की सारी CPP फाइल्स हैं, ये फर्स्ट स्टेज में प्री प्रोसेस होती हैं, राइट। इनमें जितने भी आप प्री प्रोसेसर्स डिफाइन करते हो, सबसे पहले रिजॉल्व होते हैं। प्री प्रोसेसर रिजॉल्व होने के बाद ये सारी की सारी फाइल्स ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होती हैं। सो बेसिकली इन प्री प्रोसेस फाइल्स के लिए एक टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती है जिनको हम ट्रांसलेशन यूनिट्स या फिर कंपाइलेशन यूनिट्स भी बोलते हैं। ओके, सो आपकी जितनी भी ट्रांसलेशन यूनिट्स होती हैं ये ऑब्जेक्ट फाइल में कंपाइल होती हैं। ऑब्जेक्ट फाइल बेसिकली आपका मशीन कोड ही होता है, लेकिन उसमें जितने भी आपके डिक्लेरेशंस और डेफिनेशंस की मैचिंग होती है वो मिसिंग होती है, वो थर्ड स्टेज में होती है, राइट। थर्ड स्टेज में आपका जो लिंकर है वो ये सारी की सारी मैपिंग को फुलफिल करता है और एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। सो गाइस, ये कंपाइलेशन का जो पूरा सेटअप होता है ना, जिसमें हमारी फाइल सेकंड स्टेज में पहले ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होती हैं, इनका बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम अपनी सारा का सारा जो डिक्लेरेशंस है उनको हेडर फाइल में जनरेट करते हैं और जितने भी डेफिनेशंस हैं उनको CPP फाइल्स में मेंशन करते हैं, राइट। तो कभी भी इन फ्यूचर मान लो आपको CPP फाइल में ही आपने कुछ चेंज किया है, तो आपको सिर्फ इसी फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद ये जो पहले से भी ऑब्जेक्ट कोड में ये tut1 अगर कन्वर्टेड होगी, आप उसी को यूटिलाइज करके बेसिकली उनको फाइनली लिंक कर सकते हो। आपको सारी की सारी फाइल ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हेडर फाइल से कंसेप्ट नहीं होता और हम डिक्लेरेशन डेफिनेशंस एक ही सोर्स फाइल में मेंशन करते, तो इट वुड हैव बीन अ बिग हेडेक। बिकॉज एक छोटे से चेंज के लिए, मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे कोई चेंज है, उसके लिए आपका सारा का सारा कोड बेसिकली कंपाइल होता और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता। तो ये डेफिनेशंस और डिक्लेरेशंस को अलग करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।